सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं वर्क डन इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका भी मैंने न्यूमेरिकल पहले ही ले लिया था क्योंकि इसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, कुछ था नहीं इसके फॉर्मूला में। ठीक है, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। अभी मैंने तुमको बस ऊपर ऊपर से लास्ट टाइम बता दिया था कि इसका डेरिवेशन कैसे डिराइव करना है, फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, तुम्हारे पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, ये कब, वर्क डन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और तुम्हारा बाहर का जो सराउंडिंग प्रेशर है पी एक्सटर्नल है वो कांस्टेंट है, तो तब ये फॉर्मूला यूज करते हो तुम लोग वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो तुम लोग, डेल्टा वी को ऐसे लिख सकते हो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ओके, अब इसको मैं ओपन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 प्लस पी एक्सटर्नल V1। ओके, अब जो पी एक्सटर्नल है, अगर उसको मैं P इक्वल्स टू अज्यूम करूँ, मतलब यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि जो P एक्सटर्नल है वो इक्वल्स टू P है, P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P, मतलब जो गैस का प्रेशर है अंदर वो इक्वल्स टू P एक्सटर्नल है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस PV2 प्लस PV1 बन जाएगा, माइनस PV2 प्लस PV1। ओके, अब माइनस PV2 प्लस PV1, तो तुम लोग ही मेरे को बताओ, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ PV1 equals to N1 RT and PV2 equals to N2 RT, PV2 equals to N2 RT। ओके, अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू PV2 की जगह पे क्या आ जाएगा, N2 RT माइनस N2 RT प्लस PV1 की जगह पे N1 RT, क्या हो जाएगा, N1 RT, और ये है N2 RT। ओके, अब RT यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या अंदर, माइनस N2 माइनस N1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, RT। चेक कर लो कि N2 माइनस N1 क्या है, इसको मैं माइनस डेल्टा N बोल सकता हूँ, डेल्टा NG मतलब नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स RT। ओके, माइनस डेल्टा NG RT। अब ये बन गया मेरा मेन फॉर्मूला, माइनस डेल्टा NG RT, ये है मेरा मेन फॉर्मूला, माइनस डेल्टा NG RT। क्लियर। अभी ये जो NG है ये क्या है, नंबर ऑफ गैसेस, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, माइनस N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुमको अपने आप समझ में आएगा कि अगर N2 ग्रेटर देन N1 है, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब अगर वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। क्या हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर N2 इज लेस देन N1, तो आंसर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब वर्क डन ग्रेटर देन 0, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्लियर, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। क्लियर। और अगर N2 इक्वल्स टू N1 है, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये माइनस से 0 हो गया तो इस साइन का कोई मतलब ही नहीं रहता, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन 0 है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस यही फॉर्मूला लास्ट वाले न्यूमेरिकल में अप्लाई करना था। ठीक है, और कुछ था नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल
ट्रांसफॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी सुनो, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने को क्लियर कट दिख रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहा है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, या लिक्विड टू गैस हो रहा है, या सॉलिड टू गैस हो रहा है, या लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, गैस टू लिक्विड हो रहा है। तो ये जो फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड जो भी एंथैल्पी में चेंज आता है, ये फिजिकल चेंज होते टाइम जो भी एंथैल्पी में चेंज आता है, एंथैल्पी मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी इक्वल्स टू पीवी वर्क, एनर्जी इक्वल्स टू पीवी वर्क, मतलब डेल्टा यू प्लस पीवी मैंने बताया था, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल्स टू एंथैल्पी का मतलब मैंने बताया था तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इनके बीच में जो भी चेंजेस होता है, वो चेंजेस होते टाइम जो भी हीट अमाउंट, जो भी अमाउंट ऑफ हीट या तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, या तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम, वो तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसमें जो पहला पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, अब फेज ट्रांजिशन मतलब मैंने जो भी तुमको बताया, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है। अब देखो, अब एक एक करके चेक करते हैं। अगर कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, तो मुझे बताओ उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी या एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी सिस्टम से, सोचो और बताओ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि कोई आइस ही ले लो, सिंपल एग्जांपल आइस, H2O सॉलिड फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट होना है H2O लिक्विड फॉर्म में। तो मुझे बताओ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते टाइम ये जो भी सिस्टम है वो क्या करेगा, अब जो आइस है वो क्या करेगा, अपने अंदर की एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को रिजेक्ट करेगा, या फिर एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग में से। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी कम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी लेना पड़ेगा, कहाँ से, सराउंडिंग से एनर्जी लेना पड़ेगा। तो इसका जो डेल्टा एच है, इसका जो वैल्यू है वो आएगा प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस क्यों, क्योंकि ये सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, इसके लिए प्लस आएगा। 6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो चेंजेस हुआ सॉलिड टू लिक्विड, और इससे रिलेटेड जो ये एंथैल्पी वैल्यू आया, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होते टाइम जो भी चेंजेस हुआ एंथैल्पी में, इसी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो एक्चुअल डेफिनेशन है एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure, इसके लिए मैंने बोला है at 0 डिग्री सेल्सियस, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर भी चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो भी एंथैल्पी लगेगी उसको कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इसका एग्जैक्ट अपोजिट भी तो हो सकता है। एग्जैक्ट अपोजिट मतलब क्या, कि अगर लिक्विड है और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होना है, मतलब ऐसा है, ये H2O लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में से इसको H2O सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना है, लेकिन एट सेम टेम्परेचर एंड एट सेम प्रेशर, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिक्विड है,
लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होना है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अभी जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है लिक्विड, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा कि एनर्जी अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तुम लोग ही सोचो, लिक्विड को अगर सॉलिड में जाना है, मतलब इसके पार्टिकल्स को और क्लोज लाना है, तो इसके अंदर जो एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। और अगर एनर्जी रिलीज हुआ तो उसका साइन क्या आता है, माइनस साइन आता है। और ये जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो एंथैल्पी का चेंज आया, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजन। इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच फ्रीज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच फ्रीज, डेल्टा एच फ्रीज, ठीक है। इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजन। एकदम सिंपल, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजन का मतलब क्या है, एकदम पूरा अपोजिट, एकदम पूरा अपोजिट। किसका अपोजिट, सॉलिड टू लिक्विड के लिए जो भी रहेगा उसका पूरा अपोजिट हो जाएगा लिक्विड टू सॉलिड के लिए। इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड रहेगा तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजन, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजन। क्लियर है चीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड टू कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू गैस फॉर्म में। देखो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब कौन से फॉर्म में जा रहा है, लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा है। ये रहा H2O लिक्विड, ये कन्वर्ट हो गया H2O गैस, वाटर वेपर्स के फॉर्म में H2O गैस। अभी लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा है, कौन से फेस में जा रहा है, लिक्विड फेस से गैस फेस में। तो इसकी जो एनर्जी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा कि अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। अगर रिलीज करेगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको गैस में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। अगर एनर्जी को अब्सॉर्ब करना है तो इसका जो वैल्यू हो क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस 40 किलोजूल पर मोल, प्लस 40 किलोजूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर है। और ये जो एंथैल्पी है, कौन सी एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको अपन यहाँ पे VAP लिखेंगे, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब इसके दो वैल्यूज अवेलेबल है, इसके दो वैल्यूज अवेलेबल है, दो वैल्यूज मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे, दो वैल्यूज मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे अपने पास वैल्यूज अवेलेबल है। एक है एट 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरा जो वैल्यू है वो है एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो है एट 25 डिग्री सेल्सियस। वो कितना है, प्लस 44 किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वैल्यूज है वो तुमको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई इशू नहीं है। ये वैल्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि याद रहना ही चाहिए, बट याद रहे तो सिंपल है, क्योंकि वाटर के वैल्यूज है तो वाटर के वैल्यूज से तुमको कहीं भी काम आते ही है। नहीं याद रहे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, याद रहे तो वेरी गुड, तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये था वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन का एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, वेपराइजेशन का एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, एग्जैक्ट अपोजिट होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कौन से फॉर्म में जा रहा है, वाटर वेपर्स को कंडेंस करोगे, वाटर वेपर्स को कंडेंस करोगे तो गैस फॉर्म से कौन से फॉर्म में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जाएगा। तो अगर H2O गैस फॉर्म में मतलब वाटर वेपर मॉइस्चर के फॉर्म में है और ये H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है तभी तो गैस फॉर्म में है, उसके अंदर की एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी को रिलीज करेगा तो उस वैल्यूज किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। और वैल्यूज तो सेम ही रहेगा, वैल्यू तो मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बस साइन चेंज होगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 40 किलोजूल पर मोल एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ये जो गैस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आया। तो इसका डेफिनेशन अगर तुम लोग बोलना चाहते हो, इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इसका डेफिनेशन भी सिमिलर ही आएगा, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का था वैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का आएगा। क्या आएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change accompanying the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature and pressure
टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर, टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर, उसको बोलेंगे अपन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? और उसका पूरा अपोजिट रहेगा कंडेंसेशन, उसका पूरा अपोजिट रहेगा कंडेंसेशन। क्लियर? अभी उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वो है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन तुमको याद आ रहा होगा, ये तुमने बहुत पहले पढ़ा है, 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब कौन सा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड फेस, विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड फेस। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड फेस सॉलिड डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे H2O सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा H2O गैस फॉर्म में, तो उसको कितना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, उसको कितना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, तो उसका सब्लिमेशन का जो वैल्यू है वो कितना आता है, वो आता है 51.08 किलो जूल पर मोल, 51.08 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सॉलिड से गैस फॉर्म में जाना है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा कि एनर्जी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा कि एनर्जी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। सॉलिड से गैस फॉर्म में जा रहा है, तो सॉलिड से गैस फेस में जा रहा है, मतलब इसको एनर्जी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। इसके लिए वैल्यूज कहाँ आया, प्लस में आया, वैल्यूज कहाँ आया, प्लस में। सिस्टम से एनर्जी ले रहा है, सॉरी सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, माय मिस्टेक, सिस्टम नहीं, सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है सॉलिड से गैस फॉर्म में जाने के लिए। इसके लिए यहाँ पे आंसर आएगा प्लस में, प्लस 51.08 बराबर। और यहाँ पे आएगा सब एसयूबी, एसयूबी मतलब सब्लिमेशन, एसयूबी मतलब ही सब्लिमेशन। ठीक है, क्लियर है चीज, ये चीज एकदम क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और ये 51.08 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कभी कभार 51 भी आते हैं, कभी कभार इसको प्लस 51 भी कंसिडर किया जाता है। 51 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में तीन चीज अपन ने देखी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसका अपोजिट फ्रीजन, दूसरा देखा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, उसका अपोजिट कंडेंसेशन, तीसरा देखा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपने सिलेबस में इतना ही है। इतना समझ में आया, क्लियर है? कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लैरिफाई कर देंगे। ओके, थैंक यू।